caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में जो कि फ्रीक्वेंटली बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो उसके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज मुझे आते हैं कि जो बोलते हैं कि हमारी इंटरव्यू क्लियर हो गई है ना। बहुत जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, बोलते हैं हमारी इंटरव्यू क्लियर होगी, हम लग गए, हमारी सिलेक्शन होगी, सब हो जाता है। तो मतलब 90 to 95% तो मोस्टली मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। लेकिन आपको पता है ना कि कोई भी परफेक्ट चीज़ नहीं होती हर किसी के लिए। तो अगर अभी मैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ तो उसके वो आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन वो 100% अगर आप बोलो कि आपको पूरा ही मतलब वही क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल का पैटर्न अलग अलग होता है। लेकिन मोस्टली मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपके लिए मतलब जो आपको इंटरव्यू में आ सकते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक दोस्त ने ग्रुप में मैसेज करा था कि आपने जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें से मतलब हमें क्वेश्चन नहीं आए हैं और मेरी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई। तो उन्होंने साथ में जो क्वेश्चन पेपर था वो भी अटैच मतलब वो भी भेजा हुआ था। तो उसमें से मैंने ऐसे क्वेश्चन कम से कम अगर 25 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर था, उसमें से 13 क्वेश्चन तो थे जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करे हुए। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मेरी पूरी वीडियोस देखी है या मेरी एक ही वीडियो के ऊपर अगर मैंने एक वीडियो डाली है, वो एक वीडियो देख के अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं मतलब ये पढ़ के गया हूँ तो मेरी इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं हुई, तो यार देखो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपने जीएनएम करी है या बीएससी करी है, 3-4 साल अगर आपने स्टडी करी है, 3-4 साल स्टडी करने के बाद अगर वहाँ से आप कुछ नहीं पढ़ पाए, मेरी एक वीडियो के साथ मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको मतलब जॉब मिल ही जाएगी, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए आपकी बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। जैसे उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो उनको जो क्वेश्चन आया था उनको कुछ हाइपरथर्मिया या हाइपोथर्मिया करके आया, तो उसका आंसर उन्होंने नहीं कराया है। और अगर पोटेशियम के ऊपर नीचे वाले की बात करी जाए, उनको ये नहीं पता है कि हाइपरकैलिमिया हाइपोकैलिमिया क्या है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। तो ऐसे वाले मतलब स्टूडेंट अगर आके मुझे ये बोले कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ आया नहीं, तो ये मैं मतलब मुझे सच में बहुत बुरा लगा यार जब ये चीज़ सुनी। क्योंकि अगर आप मतलब 3-4 साल पढ़ने के बाद अगर आपको इतना नहीं पता है कि हाइपरथर्मिया किसको बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं, या हाइपोकैलिमिया हाइपरकैलिमिया किसको बोलते हैं, तो ऐसे वाले बंदे के मतलब मैं उसकी क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। अभी हर चीज़ छोटी छोटी तो मैं उसको नहीं पढ़ा सकता हूँ। मेरा जो काम है मैं आपको बस क्वेश्चन बताता हूँ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे। तो आपने खुद भी उसके ऊपर मेहनत करनी है। अगर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ तो उसके लिए आपको गूगल पे जाके उसके बारे में पढ़ना है ताकि आप अपनी इंटरव्यू जो है क्लियर कर पाए। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी यार। एक तो देखो मैं कौन सा मतलब मुझे वो जो स्टूडेंट जिसने मुझे ये बोला, मैं उनसे कोई फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, बट अगर वो मेरी वीडियोस आके देखता है, जब मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो मैं कभी आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ। मैं कोई आपसे फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ कि जो आप मुझे फिर आके बोल रहे हैं कि ये वीडियो मैंने देखी है तो इसमें से क्वेश्चन क्यों नहीं आए। तो देखो एक वीडियो के साथ ऐसा मतलब एक वीडियो ही देख के अगर एक ही वीडियो में मतलब आप कर जाते तो फिर मैं क्यों इतनी वीडियोज़ बनाता हूँ, क्यों इसी टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं अलग अलग, तो वही क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी वाली जो चीज़ है यार, इसके लिए थोड़ा सा बोलने से पहले सोचा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारा क्लियर हो गया, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करने के काम आया। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मोस्टली फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन है पोजीशनिंग के ऊपर। पोजीशनिंग के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग पोजीशन आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी पोजीशन में क्या करते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्रेनियोटमी अगर किसी पेशेंट की हुई है, मोस्टली आईसीयू या न्यूरो आईसीयू वाले
जो स्टाफ है उनसे पूछा जाता है कि जिस पेशेंट की क्रिनियोटमी हुई है उनको कौन सी पोजीशन प्रेफर करते हैं। क्रिनियोटमी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हम हमेशा सेमी फॉलोअर पोजीशन देते हैं। अगर किसी पेशेंट की लेग का प्लास्टर कार्ड लगा हुआ है तो उसके लिए हम लेग को एलिवेट करके रखते हैं, या अगर अपर या लोअर किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ पे हुआ है उसको एलिवेट करके रखना है ताकि स्वेलिंग जो है कम हो सके। तो ऐसे ही अगर किसी पेशेंट का थायराइडेक्टमी होता है तो उसको भी हमने सेमी फॉलोअर पोजीशन पे रखना है। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो उसका भी जो हेड है उसको हमने एलिवेट करके रखना है। अगर किसी पेशेंट को अनीमा देना है तो उसको हमने सिम्स पोजीशन में अनीमा देना होता है। अगर किसी पेशेंट को सीजर आ रहे हैं तो उसके लिए हमने साइड लेइंग पोजीशन देनी होती है। अगर किसी पेशेंट की एंडोस्कोपी करनी है तो उसके लिए हमने लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी होती है। तो दोस्तों ये कुछ पोजीशन थी जो मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जाने वाली है, तो आप ये सारी पोजीशंस याद रख लें। अगर आपको किसी भी पोजीशंस में डाउट है तो वो आप देख सकते हो गूगल से। तो नेक्स्ट अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल वाली साइड से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं। जैसे BMW के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे कैसे करते हैं, येलो में क्या डालना है, रेड में क्या डालना है, ब्लू में क्या डालना है और ब्लैक में क्या डालना है। तो वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल से अपना देख सकते हो। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल में एक तो BMW का आपको पूछ सकते हैं, फिर हैंड हाइजीन का पूछ सकते हैं, हैंड हाइजीन के स्टेप्स पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और टाइमिंग आपको पूछ सकते हैं, वो आपको देखनी है। फिर ग्लव्स जो आप डॉनिंग डॉकिंग का पूछ सकते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर रूम का आपको पूछ सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर रूम और पॉजिटिव प्रेशर रूम में कौन कौन से पेशेंट हम रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ एयरबॉर्न आपको पूछ सकते हैं कि एयरबॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी होती है। उसमें टीबी आता है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, कोरोना वायरस जो है वो भी एयरबॉर्न डिजीज, और मीजल्स जो है वो भी एयरबॉर्न डिजीज होती है, और जो चिकन पॉक्स है वो भी एयरबॉर्न डिजीज होती है। अगर हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस की बात करें उसमें कौन कौन सी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ कौन कौन सी हो सकती है, तो उसमें नॉर्मल सी आप पढ़ लेना, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गई, मेनिंजाइटिस हो गया, या डिप्थीरिया हो गया, कोविड-19 हो गया, और स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो भी और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ होता है। अगर कांटेक्ट की बात करी जाए, कांटेक्ट के साथ कौन कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो उसमें जैसे MRSA हो गए जिसको हम बोलते हैं मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, और स्टेफाइलोकोकस हो गया, या इबोला वायरस हो गया, ये सारे जो है कांटेक्ट इन्फेक्शन होती है। तो इसमें कई बार जैसे टीबी का मैंने आपको बताया, तो स्पेशली ये भी पूछ सकते हैं टीबी के बारे में। अगर टीबी के बारे में आपको पूछते हैं तो टीबी में क्या क्या हम मेन देखते हैं। सबसे पहले होता है टीबी का ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है। टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जो टीबी है वो एपिडेमिक डिजीज़ है। तो अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करी जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप N95 मास्क का यूज़ कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है मॉन्टक्स टेस्ट और एक होता है PPD टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। इसमें मेनली यूज़ की जाने वाली जो ड्रग है वो होती है आइसोनियाजिड। इसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे नमनेस फील होती है, और इसको लेने के बाद स्टमक भी थोड़ा अपसेट रहता है। इसके जो मॉन्टक्स और PPD टेस्ट होते हैं उसके साथ साथ एक इसका, अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, तो इसके लिए होता है इसका स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर हम भेजते हैं अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट का, अर्ली मॉर्निंग का जो फर्स्ट स्पूटम होता है वो भेजना होता है, जिससे टीबी बिल्कुल कंफर्म होती है। बाकी और भी जैसे टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि मॉन्टक्स होता है, PPD होता है, फिर हम एक्सरे करवा सकते हैं, हम CT करवा सकते हैं, उसमें भी पता चलता है उसमें भी पता चलता है टीबी का। तो दूसरा जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसमें अगर मेनिंजाइटिस की बात की जाए, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो अगर इसकी वैक्सीन की बात करी जाए तो मेनिंजियोकोकल वैक्सीन जो है वो हम यूज़ करते हैं इसको ठीक करने के लिए, और साथ में HIV वैक्सीन भी हम बच्चों में लगाते हैं, जिसका पूरा नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो ये जो वैक्सीन है ये यूजली 5 ईयर्स के जो नीचे होते हैं बच्चे उनको दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेनिंजाइटिस होने के चांसेस है वो 2 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों को ज़्यादा होते हैं। फिर भी 5 ईयर्स के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको HIV वैक्सीन हम देते हैं।
तो अगर इसके सिम्टम की बात करी जाए तो सबसे मेन जो इसका सिम्टम होता है वो होता है नेक रिजिडिटी। जो नेक होती है बच्चे की उसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाती है। फैलती कैसे है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। तो इसमें जब पेशेंट का हम CSF फ्लूइड लेते हैं, जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, उसका जो कलर होता है वो क्लाउडी कलर हो जाता है। इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम CSF फ्लूइड लेते हैं। और CSF फ्लूइड कहाँ से लेते हैं? लंबर से। लंबर पंक्चर करना होता है इसमें। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सर्जिकल मास्क या N95 मास्क, क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और जो सर्जिकल मास्क है वो भी ट्रिपल लेयर का बना होता है, तो इसलिए उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के। इसलिए आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंटरव्यू के टाइम पे पूछे थे। तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसको ज़रूर पढ़ना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।